पान और रहम करने वाला है। हाँ, वो दुनिया है और जो माल और काम है जो हमने करने हैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान के कानों में सरगोशियां भी की जाती हैं कि थोड़ा सा मजहबी टच दे दे। कोई लंदन की सड़कों में है, कोई पाकिस्तान में पहाड़ों के ऊपर रह रहा है, कोई घर में बैठकर एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देता है कि निकल आओ तेरा। कोई शक व शुबहत वाली बात नहीं है। ना आपकी माँ उनसे महफूज है, ना आपकी बेटी उनसे महफूज है। शौकत खानम जैसी मुनज़्ज़म इदारे की मिसालें देती है जो अपनी गुड गवर्नेंस की फिर से कोशिश करेंगे तो फिर वही होगा कि जो हमने वीडियो क्लिप्स में देखा कि लोग चलते चलते हमारे फ़ौज के सरबराहान को किस तरह से गालियां निकाल के चले जाते हैं, उनकी कैसे जुर्रत होती है, उनकी कैसे हिम्मत होती है। अब पुत्र तगिल साहब ये डंडा जो चले आते फिर तानू पता नहीं चलना कि वाकई तुसी कबड्डी खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो। लेकर जाएंगे। देखिए 4 सालों में जो नहीं हो सका वो हमने आकर 1 साल के अंदर कर दिया। गो के ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये हमें पॉसिबल है कि शायद ये काम हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, एक मुल्क में बादशाह के चुने जाने का एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का इंतज़ाम था कि वहाँ पे हर साल के आखिरी दिन में दाखिल होने वाले शख्स को उस मुल्क का बादशाह चुन लिया जाता था और जो पहले बादशाह होते थे उनको एक ऐसी जगह, एक ऐसे जंगल में छोड़ाया जाता था जहाँ पे सांप, बिच्छू, कोई पानी, बिजली, गैस, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, कोई भी चीज़ नहीं होती थी। वहाँ पर उसको छोड़ाया जाता था। तो इस दफ़ा साल के आखिरी दिन में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसको जब बादशाह बना दिया गया। तो जब बादशाह बनाने के बाद उसने पूछा कि आपके मुल्क में क्या क़वाइद ज़वाबित हैं और आप जो मुझसे पहले के बादशाह थे उनका क्या हुआ। तो फिर उसको बताया गया कि उन तमाम बादशाहों को बारी बारी हर साल के आखिर में इसी तरह से उनको एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे जंगल में, इस तरह की जगह पर उनको छोड़ आते हैं। बादशाह ने पूछा कि मुझे बहुत परेशानी हुई है कि ये क्या वाक़या है, ऐसा क्यों होता है। चले मुझे आप उस जगह को जाकर दिखाइए कि जिस जगह पर आपने तमाम बादशाह को या मुझसे जो पिछले बादशाह थे उसको छोड़ कर आए थे। बादशाह को वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ बादशाह ने जब विज़िट किया, जब बादशाह ने वहाँ पे देखा और तमाम तर हालात का जायज़ा लिया तो वापस आकर ही बादशाह ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया। और चूँकि वो अक्लमंद इंसान था तो उसने सबसे पहला फ़ैसला ये किया कि उसने कहा कि इस जगह की तरफ जाने वाला जितना भी रास्ता है यहाँ पे सड़कें बना दी जाएँ, दरख्त उगा दिए जाएँ, सरसब्ज़ा हर तरफ होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे घरों की तामीर कर दी जाए, यहाँ पे तमाम तर सहूलियात होनी चाहिए, एक खूबसूरत सी रिहाइशगाह भी तामीर की जाए जिसके इर्द गिर्द हर तरह की सहूलतें हों और यहाँ पे आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट्स और हर तरह के इंतज़ामात और कानून नाफज करने वाले इदारे और हर तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे होनी चाहिए। लिहाजा 1 साल जब गुजर गया तो बादशाह ने अपने उन्हीं दरबारियों को कहा कि अपने कवानीन के मुताबिक आप मुझे वहीं पे छोड़ाइए। अब बादशाह को बहुत ही हैरान कुन जवाब मिला। उसे ये कहा गया कि बादशाह सलामत, हम आपको नहीं छोड़कर आएंगे। बादशाह ने पूछा हैरान होकर कि क्यों नहीं छोड़कर आएंगे। तो उनको जवाब मिला कि आपसे पहले जितने भी हुक्मरान थे वो बहुत ही ज़्यादा नाअहल और बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के इंसान थे। उनको सिर्फ अपनी ज़ात से जुड़ी चीज़ों की फ़िक्र थी, इसलिए हम उनको वहाँ पे छोड़ आते थे क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे कि हम उनको यहाँ पे इस तख्त के ऊपर बिठाए रखते। 1 साल मौका देते थे, लेकिन उसके बाद फिर जब वो हमें लगता था कि वो इस काबिल नहीं है तो हम उनको ऐसी जगह पर छोड़ आते थे। लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप ही हमारे हुक्मरान हैं और आप इस काबिल हैं और आप हमारे बारे में सोचते हैं और आप मुस्तकबिल की फ़िक्र रखते हैं और आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, लिहाजा आप ही हमारे लिए हमारे हुक्मरान हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये जो मुल्क था वो दुनिया है और जो बादशाह था वो मैं और आप हैं और वो जो जंगल था जहाँ पे छोड़ कर आते थे वो कब्र थी। क्या आप, मैं, हम सब ने, क्या हमने अपनी आखिरत की तैयारी कर रखी है? क्या हमने अपने आने वाले वक़्त की अपने अमालों का हिसाब देने के लिए, अपने हकूकुल इबाद के लिए, अपनी उसवा हसना पर अमल करने के लिए, अपनी तमाम तर ज़िंदगी में जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमारे अमाल और काम है जो हमने करने हैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान, क्या हम वो तमाम काम कर चुके हैं? क्या हमने आखिरत की तैयारी कर ली है या हम में से सिर्फ हम उन्हीं लोगों के, उन्हीं सियासतदानों के लिए अपने आप को इस काबिल बनाए जा रहे हैं कि हम अपने
अमाल भी ख़राब कर लें, हम गाली गलूच की तरफ चले जाएं, हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की तरफ चले जाएं, और वो बादशाह और वो हुक्मरान जो या तो पहाड़ों के ऊपर 400-400 किनाल के घर बना लें, या ज़मीनों के ऊपर बहुत से मोहल्लात बना लें, या दूसरी जगहों पर दूसरे ममालिक में अपने घर बना लें, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन फैसला हमें करना है कि हमें इन बादशाहों को कब छोड़ना है, हमने कब इनको अपने आप में ये बेहतर फैसला करके इनसे दूरी इख्तियार करनी है, या हमने सिर्फ महज इसी बात को लेकर कि हमारे ऊपर कोई भी खड़ा होकर अगर तकरीर करता है या कोई भी खड़ा होकर अगर हमें बताने की कोशिश करे तो हमने इस सियासत को मज़हब का लिबादा उड़ाकर हमने इसको मज़हब की तरह इसको अपना लेना है। क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये सियासत में कुछ पार्टीज़ इस तरह से रिजेक्ट कर रही हैं कि जहाँ पे उनके कानों में सरगोशियाँ भी की जाती हैं कि थोड़ा सा मजहबी टच दे दें, और यहाँ पे ऐसी सरगोशियां भी की जाती हैं कि जब कोई मजहब के नाम पर जब निकलता है तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता है वो अल्लामा रिजवी साहब के साथ सब लोगों ने देखा भी है, और यहाँ पे जो कुछ होता है वो तमाम लोगों को पता है। हम लोग बहैसियत मुसलमान अपने लिए कुछ करने के लिए अगर खुद नहीं सोचेंगे तो हम इन हुक्मरानों के हाथों अपने अमाल खराब करवा बैठेंगे, जैसा कि मस्जिद नबवी में सजा पाने वाले लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। अब उन लोगों ने कौन से ऐसे लोगों के पीछे लगकर, कौन से फॉलोअर्स के पीछे लगकर उन्होंने जिनके वो फॉलोअर्स बने हुए थे वो किन के पीछे लगकर उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि आज वो सजाएं भुगत रहे हैं। और आज जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, चोर चोर का नारा लगाने वाले जेलों के अंदर पड़े हैं, और जो चोर जिनको कहा जा रहा है, सारी जमातें एक दूसरे को चोर कह रही हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं। वो कोई लंदन में है, कोई लंदन की सड़कों में है, कोई पाकिस्तान में पहाड़ों के ऊपर रह रहा है, कोई घर में बैठकर एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देता है कि निकल आओ 13-14 अगस्त को हम मुल्क में बता देंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, और कोई खड़ा होकर कह देता है कि मैं तो इतना ज्यादा काबिल हूं कि मुझ में तो कोई गलती नहीं है कि मैं तो 9 की 9 सीटों के ऊपर जीत कर दिखाऊंगा। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें इन सियासतदानों को समझना होगा। खुदारा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस बारे में आपको एक और भी एक जिंदा मिसाल बता दूं कि मेरे व्लॉग्स में जो कमेंट्स होते हैं, ये इन कमेंट्स के बारे में मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल बता देता हूं कि जब मछलियों को पकड़ना होता है तो मछलियों को पकड़ने के लिए ज़ाहिरी सी बात है उस जिसके साथ मछली को पकड़ा जाता है उसके साथ कोई गोश्त का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लगा दी जाती है जिसको खाने के लिए मछलियाँ इकट्ठी होती हैं। इसी तरह से जब आपने किसी भी चीज़ का शिकार करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को आप एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए चाहे वो कोई भी तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से वो गालम गलूच वाली ब्रिगेड जो है उसको अगर मंजर आम पर लाना हो तो आप कोई भी बात कहकर देख लें, वो बिल्कुल मंजर आम पर आ जाएंगे। और इसमें कोई शक व शुबहत वाली बात नहीं है। ना आपकी माँ उनसे महफूज है, ना आपकी बेटी उनसे महफूज है, ना आपको किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ उनसे महफूज है। क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में अपने वो कमेंट्स देख चुका हूँ जिसमें माँ बहन बेटियों की एक ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैंने नून लीग के हक में बनाई है तो नून लीग के किसी बंदे ने मुझे कोई सपोर्ट में मैसेज तो नहीं लिखा है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लोग तो अपने अपने काम में मसरूफ हैं, वो शायद अपनी आखिरत संवारने में मसरूफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके बारे में कोई फैसला करने का राय का इख्तियार रखता हूं, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूं। तो किसी दूसरे लोगों ने तो ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन ऐसे ही लोग क्यों हैं कि जिन्होंने गालम गलूच को ही अपना मुकद्दर बना लिया और फिर 10-10 साल की कैदें और सजाएं भी उनको हो रही हैं। अब देखें जिस तरह से हमारी पाक फौज के जवान, मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस तरह मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, उनको किस तरह से ट्रोल किया गया, किस तरह से उनको बुरा भला कहा गया, और फिर वही हुआ जो होता है पाकिस्तान की सियासत में। वही करने की कोशिश की जा रही है कि उसको जो टच दिया जा रहा है वो जिस तरह एक जगह खड़े होकर ये कहा जाता है कि थोड़ा सा मजहबी टच दे दें, अब टच दिया जा रहा है इसको कि ये तो हमारे हमसाया ममालिक में से वहाँ से हरकत की जा रही है, हमारे हमसाया मुल्क से ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप खड़े होकर तकरीरें करते हैं, आप अगर खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझे जवाब दो, मुझे हिसाब दो, तुम कौन होते हो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जो भी चलेगी मेरी चलेगी, तो फिर पकड़े भी आप जाते हैं। और जो जिन्होंने आपको कहा होता है कि आप ऐसा करें वो तो आराम से बैठे हुए होते हैं। आपको भी समझ आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो ट्विटर के ऊपर जिन्हों गालियाँ देने वाले बहुत सारे लोगों की लिस्टें, बहुत सारी लिस्टें बन चुकी हैं ख़वातीन हज़रात। उनमें से सिर्फ 1-2 नाम आपके सामने लाए गए हैं और उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं
कि हमने ये मवाद कहाँ से लिया, हमने ये चीज़ें कहाँ से ली, हमने किसके पेजेस से ली हैं, हमने कहाँ से ली हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, जिसने पेजेस के ऊपर दी हैं वो तो सबको ही पता है कि वो कौन है। अब उनमें से हर बंदा वहाँ से नहीं भी लेता, हर बंदा ले भी सकता है। ये उसकी अपनी ज़ाती राय थी जो उसने दे दी कि मैंने इमरान रियाज खान साहब के जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनके पेज से मैंने मालूमात लेकर और वहाँ से ही मैंने इश्तियाल अंगेज़ी सीख कर मैंने ये ट्विटर के ऊपर जो है वो इस तरह के अल्फाज और इस तरह की पाक फ़ौज के बयान बारे में हर्जा सरजाई जो की है वो गलत की है और उसके लिए उन्होंने माजरत भी की है। तो सलीम साफ़ी साहब तो ने तो हाईलाइट किया था, आपने सलीम साफ़ी साहब के बारे में एक सेकंड में ये कह दिया कि जी उन्होंने फितना फसाद फैलाने की कोशिश की, उनके 2 फॉलोअर्स भी नहीं थे। बाबा 2 फॉलोअर्स नहीं थे तो उनको ट्विटर इस्तेमाल करना कैसे आ गया और उनको सिखाया किसने और वो कहाँ से बैठकर ऑपरेट हो रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त असल में जो सियासत की जंग है ये जंग बड़े टेक्निकल तरीके से जीती जा रही है और इसमें जो मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ की जगह कोई और पार्टी होती तो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगने के बाद और इतनी सारी चीज़ें इदारों के हाथों में लगने के बाद अब तक शायद वो नीस्तो नाबूद हो चुकी होती, जैसा कि माजी में बहुत सारी पार्टीज़ के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे सियासतदान भी जो है वो सफ़ाए हस्ती से भी मिट गए, उनका नामो निशान भी नहीं है आज। तो इस तरह, लेकिन चूंकि उनको तरीक़ाकार आता है, उनको तरीक़ाकार ये आता है कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहकर उस यूथ को मोबिलाइज करना है जो किसी भी जगह पे इमरान खान साहब के बारे में या तहरीक इंसाफ के बारे में या किसी को अकल सिखा देने के बारे में कोई बात कह ना दे। अगर कह दे तो शुरू हो जाओ, छोड़ना नहीं है किसी को भी। मैं समझता हूं कि हक सच की आवाज़ के साथ बिल्कुल सच बोलेंगे। अगर नून लीग में अगर दौरा इक़्तिदार हमजा शहबाज साहब का अगर दौर रहता पंजाब में और अगर उनको ज़्यादा टाइम मिलता और वो काम नहीं करते, हम उनको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते और हमने किया है, हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, ये नहीं कि हमने नहीं किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जब हम अपने आप को देखते हैं और हम अपना भी एहतसाब करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हकीकत है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ पर बैठ कर आपने लोगों को सिर्फ मुल्क के हालात बताने हैं, बल्कि आपने लोगों को यह भी बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है। कौमें उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक कौमों को अपने आप में शऊर बेदार ना हो जाए, और इस चीज़ का नाम शऊर नहीं होता, इस चीज़ का नाम अपने आप में ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप यही समझ लें कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो आप गलत सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को ठीक करने की, हम सब को, बिलखसूस मैं भी उसी में शामिल हूँ, हम सब लोग शामिल हैं। हमें अपनी आखिरत को संवारना भी ज़रूरी है इस वक्त। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ साथ अब आ जाते हैं मुल्की सियासत के ऊपर। तो मुल्की सियासत में अब यह है कि FIA को जो केस सौंपा गया था उसमें जिन लोगों से अभी तक की जो तफ्तीश की गई है उस तफ्तीश के मुताबिक उन तमाम लोगों के जो बयानात हैं वो बहुत ही गैर मुनासिब से हैं और उन बयानात से तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल लाने लातलकी का इजहार कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कौन से अकाउंट्स हैं, ये कहाँ से पैसे आ रहे थे, ये कहाँ से क्या हो रहा था, हमें तो इस बात के बारे में पता ही नहीं था। मैं समझता हूं कि एक वो वाली जमात जो अपने हर खिताब में अपने वेस्टर्न की मिसालें देती है, शौकत खानम जैसी मुनज़्ज़म इदारे की मिसालें देती है, जो अपनी गुड गवर्नेंस की मिसालें देती है, जिन्होंने ऐसे हमारे ऊपर आकर लाकर लोग खड़े कर दिए हैं, जो कहते हैं कि कुत्ता अगर 40 लोगों में भी हो तो वो शेर का साथ खड़ा हो तो वो कुत्ते ही होते हैं। ये क्या अजीबो गरीब सी ज़ुबान शहबाज गिल साहब इस्तेमाल करते हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि अगर वो पढ़ने लिखने की बजाय कोई कारोबार करना सीख जाते तो शायद वो बेहतर कारोबार कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि शायद उनकी जो पढ़ाई है वो उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक आप मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो शहबाज गिल साहब आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। आप दुनिया के अगर आखिरी प्रोफेसर या आखिरी लेक्चरार भी हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप जैसे लोगों को फितना फसाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको वहीं पे वापस चले जाना चाहिए जहाँ से आप, जिनके इशारों पर आप यहाँ पे आए थे। ये आपको भी पता है कि आप किन के कहने पर आए हैं, ये कौम को भी पता है, ये बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को शायद अब नहीं मानेंगे, लेकिन देर से ज़रूर मानेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी आने वाले दिनों में बहुत से केसेस खुल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। अभी जब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको, जिनको आप न्यूट्रल्स कहते थे, जो कल तक आप कहते थे कि ये हम फैसले सारे हम ही करते हैं, आज इक़्तिदार से बाहर होकर आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ही करते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके ऊपर तो कोई न्यूट्रल भी अब एतबार नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज के सरबराहों को और हमारे इदारों को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ऐसे
ऐसे पौधे ना लगाएं जो कल को बड़े होकर उनको छांव देने की बजाय, उनके ऊपर फल गिराने की बजाय पत्थर फेंकें। मैं समझता हूं कि ये उनको भी सोचना चाहिए होगा। लिहाजा अब ज़रूरत इस अमर की है कि अब अगर हमारे मुल्क के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, गो के उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, नए आर्मी चीफ़ आते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो ये किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हालात इस तरह से बदलते हैं, पाकिस्तान में फ़ैसले इस तरह से बदलते हैं, पाकिस्तान में हुकूमतें इस तरह से बदलती हैं कि शायद इस तरह से कहीं पर कोई मिसाल नहीं मिलती है। उम्मीद करते हैं कि अब हर आने वाले हमारे फ़ौज के सरबराह को अब ये बात हमारे इदारों के चीफ जस्टिस साहिबान को, हमारे नैब के जो हैं वो चेयरमैन उनको, हमारे एफबीआर के डायरेक्टर्स को, हमारे एफआईए के डायरेक्टर्स को, हमारे पुलिस के आईजीज को, हमारे तमाम इदारों के सरबराहान को ये बातें अब समझ लेनी चाहिए कि उनको आलाए कार नहीं बनना। उनको अब अपने आप में इस तरह से काम करना चाहिए कि लोग कल को जब उनसे अलग हो जाएं तो वो आपके ऊपर कीचड़ ना उछाल सकें। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांकना बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने माजी में बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं, मौजूदा भी बहुत अच्छे फैसले करेंगे, क्योंकि हमें अपनी अदलिया के ऊपर पूरा एतमाद है। हमारी अदलिया बहुत ही काबिल एहतराम है और सबसे बढ़कर ये है कि मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जब अदालतों के दरवाज़ों के अंदर चले जाते हैं, बड़ी अदालतों के अंदर, तो वो ख़ुद को बहुत मुतमईन महसूस करते हैं। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क का जो अदल का निज़ाम है उसमें गो के उसमें इस्लाहात की बहुत हद तक उसमें ज़रूरत है, लेकिन कमियाँ कोताहियाँ तो हर जगह पे होती हैं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसी तरह अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के जो आर्मी चीफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अपनी मुल्क की मईशत में वो अहम किरदार अदा कर सकें, और उसके लिए अगर वो राब्ते कर भी रहे हैं, जिस तरह की न्यूज़ आम हो रही हैं कि उन्होंने इस मुल्क से रब्ता कर लिया, उन्होंने फ़लाँ मुल्क से रब्ता कर लिया, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है, इसको आप पॉलिटिकल रंग ना दें। मैं समझता हूं कि अगर आप इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकल रंग देकर आप लोगों को गुमराह करने की फिर से कोशिश करेंगे, तो फिर वही होगा कि जो हमने वीडियो क्लिप्स में देखा कि लोग चलते चलते हमारे फ़ौज के सरबराहान को किस तरह से गालियां निकाल के चले जाते हैं, उनकी कैसे जुर्रत होती है, उनकी कैसे हिम्मत होती है। उनको मैं समझता हूं कि अब सोचना चाहिए कि हमारे यही फ़ौज के सरबराहान, हमारी यही फ़ौज के जवान जिन्होंने जाम शहादत भी नोश कर लिया, लेकिन हम लोग ट्रोल करने से बाज नहीं आते। हम लोगों ने कैसी कैसी मन गढ़ंत कहानियाँ बना दी, और जब एक्शन लिया गया तो अब थोड़ा सा अब पता चला है कि अब वाकई इस मुल्क में एक कहावत मैंने सुनी थी, एक पंजाबी में कहावत है कि डंडा पीर, तो मैं समझता हूँ कि शायद इन लोगों का डंडा ही पीर है। जिमें गिल साहब खड़े हो कहते कि मैं पंजाब का पुत्र है, तो गिल साहब ये डंडा जो चलिया तो फिर तुहानू पता नहीं चलना कि वाकई तुसी कबड्डी खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो। ख़वातीन और हज़रात, हमजा शहबाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो इस वक्त लंदन के दौरे पे हैं, जहाँ पे वो अपने फैमिली मेंबर, अपने तायाजान और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी ज़ाहिर सी बात है, वो तो उनका फैमिली मैटर है, लेकिन इसके जो अंदर की बात है वो सियासी बात ये है कि उनको कायल करने की कोशिश की गई है कि आप इस बात से थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर लें कि फ़िल फॉर इलेक्शन जो है वो मुल्की मफाद में हमारी सियासत के लिए ठीक नहीं है, और वैसे भी इस वक्त जो हालात हैं मईशत के, वो इलेक्शन फिल फॉर जो है वो उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता है। तो अभी तक बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो को इसके ऊपर कंसर्न्स उनके बरकरार हैं। वो चाहते हैं कि हमने ये जो सारी तर बदनामी अपने ऊपर ले ली है इस महंगाई की, ये हमें नहीं लेनी चाहिए थी, जैसा कि उनका मौक़िफ़ रहा है, और पार्टी की सीनियर क़यादत भी अब कुछ हद तक जो उनका मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, और अब वो भी नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश में हैं कि हम इस मईशत को उस पिछले 4 साल के मुकाबले में इस 1 साल के अंदर कुछ बेहतरी करके अवाम में कुछ मैंडेट कोई चीज़, कोई ऐसा लफ्ज़ लेकर जाएं जिसको हम ये कह सकें, एक बयानिया लेकर जाएं कि देखिए 4 सालों में जो नहीं हो सका वो हमने आकर 1 साल के अंदर कर दिया। गो के ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये हमें पॉसिबल है कि शायद ये काम हो भी जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी काम हो रहा है और जिस तरह से डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है, अभी मज़ीद इसके ऊपर काम करने की बहुत सख्ती के साथ ज़रूरत है। देखें, डॉलर का रेट हमेशा उसी वक्त ऊपर जाता है जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है, और पाकिस्तान से बाहर डॉलर जाने की जो सबसे मेन जो वजह है और जो बहुत ही ज़्यादा जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है गाड़ियों का इंपोर्ट करना। जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गाड़ियों की मद में जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं,
ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। अगर 2 साल तक अगर आप पाबंदी भी लगा दें गाड़ियों को इंपोर्ट करने में, तो इसमें कोई इतना बड़ा कोई मज़ायका नहीं। गाड़ी आम बंदे के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। बंदे को रोटी खाने के लिए चाहिए। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों को भी इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को भी इस वक्त हमारी बुनियादी और जब ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हमें अपनी आसाइशी ज़रूरियात को देखना है। जब आसाइशी पूरी हो जाएं फिर हमें जाकर अपनी आराइशी ज़रूरियात को देखना है। और ये जो गाड़ियाँ और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं ये आराइशी ज़रूरियात में आती हैं। और बुनियादी ज़रूरत इस वक्त जो हमारे यहाँ है वो हमारी खुराक है, हमारी पानी बिजली और गैस है, हमारे लिए डैम्स हैं, हमारे लिए पावर प्लांट्स हैं, हमारे लिए इस वक्त तालीम का निज़ाम है, हमारे सेहत के इदारों में इस्लाहात हैं, हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों में इस्लाहात ज़रूरी हैं। हमें इस वक्त गाड़ियों की नहीं, हमें इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। गाड़ियों से मईशतें ठीक नहीं होती हैं। आपको इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर देनी चाहिए, आपको पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये आम बंदे की पहुंच से तो वैसे ही बाहर है। लेकिन इसकी मद में, इसकी आड़ में अगर ये लीगल तरीके से भी होता तो शायद ये काफ़ी बेहतर होता, लेकिन इसकी मद में बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। जैसा कि कामरान खान साहब इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं और बहुत बड़ी करप्शन को बेनकाब कर चुके हैं गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की मद में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मद में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। हुकूमत को उनके ऊपर अगर उन FIA को बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में आपसे इस बात पर इजाज़त चाहेंगे कि हमारी जो बातें होती हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं होती हैं या किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर मबनी होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर होती हैं, जो कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल होती है, जो कि ग्लोबली होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क की मईशत में और मुल्क के तनासब में और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इसके बाद ही ये तज्ज़िया किया जाता है कि क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है और क्या नहीं है। हम लोग उस मकाम पर नहीं है कि जहाँ पे बैठकर हम लोग एक चीज़ को अपना बयानिया बना लें कि अगर कोई आपसे सवाल करता है कि इमरान खान साहब ने ये किया तो आप 40 साल पुराना नवाज़ शरीफ का बयान उठाकर चला दें कि उन्होंने भी तो ये कहा, तो ये हमारे जवाब नहीं है। अगर हमारा वोटर 18 साल का है तो हमसे 18 साल की बात की जाए, हमसे 18 साल की बात भी आप ना करें, बल्कि आप हमसे 8 साल की बात कर लें, 5 साल की बात कर लें, क्योंकि 18 साल का वोटर 10 साल पहले इतना अक्लमंद नहीं था। उसको 4-5 साल में आपने जो बना दिया है, उसने वो 4-5 साल का ही दौर देखा है और वो 4 साल उसमें से आप ही के दौरे हुकूमत के थे। तो लिहाजा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग इस तरफ जाएं कि जहाँ पे हम लोग एक बेहतर नशोनमा भी कर सकें अपने इस मुआशरे की और इस कौम की। और वही बात कि अगर हमने अपनी आखिरत संवारनी है और अगर हमने अपने उसी मिसाल को अपने लिए कायम रखना है तो हमें अपने उन्हीं सियासतदानों का इंतखाब करना होगा जो हमारे लिए आने वाले दौर में हमारे लिए फ़ैसले कर सके। नहीं तो इन तमाम सियासतदानों को पकड़ पकड़ कर उन्हीं जगहों पर जाकर छोड़ दें जहाँ पे ना पानी बिजली गैस कोई भी नहीं है, जहाँ पे जो जिस तरह की मिसालें आपको मैंने शुरू में दी हैं, तो फिर इनका अंजाम भी वही होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।